एक गड्ढे में लगातार गिरते चले जाना, बादलों के बीच उड़ना, चांद को चढ़कर पकड़ना, हरे घास के मैदान पर भागना या एक खतरनाक ड्रैगन से लड़ना। ऐसे अजीब से और हैरान कर देने वाले सपने हम सभी को आते हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं। सपनों को याद रखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। क्या हर रात अपने सपनों को याद रखने का कोई तरीका है और उन्हें याद रखने की जरूरत क्या है? चलिए पता लगाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि सपने बहुत जरूरी होते हैं, भले ही आपको ना लगे। मानव इतिहास की कुछ महान खोजें सबसे महान शख्सियतों द्वारा की गई थी जब वो सपने देख रहे थे। जरा सोचिए, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने सपनों को माना नहीं होता तो क्या होता? आपको याद है ना, आई हैव अ ड्रीम, जॉब्स और स्वतंत्रता की स्पीच, जिसमें उन्होंने नागरिक और आर्थिक अधिकारों की बात की, और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में जातिवाद यानी रेसिज्म खत्म हुआ। हमें अपने सपने क्यों याद रखने चाहिए? इसके दो खास कारण हैं। पहला कारण, लोग हर रात कई सपने देखते हैं जो सिर्फ 5 से 20 मिनट तक ही चलते हैं। दूसरा कारण है, सपनों को याद रखने से हम कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन उन समस्याओं पर काम करता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड या सचेत मन नहीं कर पाता। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कई चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर चाहे वो परिवार से जुड़ी हो, काम से, सेहत से, या कोई क्रॉसवर्ड पजल जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। सपने हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाता है। आपने ये फ्रेज सुना होगा, स्लीप ऑन इट। ये सच में काम करता है। सपनों को याद रखना, उन्हें संसाधित करना और उससे जानकारी इकट्ठा करने से आप कई और नए आइडियाज को जन्म देते हैं और अच्छे फैसले ले पाते हैं, और साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 6 क्विक टिप्स अपने सपनों को याद रखने के लिए। डिसाइड करें या तय करें। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना सपना याद रखना है। सोने से पहले ये तय कर लें कि आपको अच्छी तरह से सोना है। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। बिस्तर पर लेटने से 1 घंटा पहले बत्तियों को बुझा देना है, ताकि आपका शरीर समझ जाए कि अब आराम की बारी है। रिकॉर्ड यानी दर्ज। सपनों को रिकॉर्ड करें। अपने सपनों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करें। आपने जो भी देखा उसे लिख लीजिए, जैसे कि आप कहाँ थे, भावनाएं और पात्र भी। आईज, सुबह उठते ही अपनी आंखें जल्दी से ना खोलें। उन्हें खोलने की तीव्रता पर नियंत्रण रखें। इससे आप शांत रहेंगे और सुबह उठते ही आप फोकस्ड रहेंगे। जो लोग आराम से उठते हैं उन्हें अपने सपने ज्यादा याद रहते हैं। अफर्म यानी निश्चय। इस बात का निश्चय कर लें कि आप सपने को याद रखेंगे। अपने आप से कहिए, मैं अपने सपने को जरूर याद रखूंगा। सोने से पहले 3 बार इस बात को अपने आप से कहें। मैनेज, आपको अच्छी तरह से सोना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी गहरी नींद को पूरा करें। आप सपने ज्यादातर तब देख पाते हैं जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड होती है, इसलिए ध्यान रहे अच्छे से सोना है। शेयर यानी बांटें। अपने सपनों को परिवार में किसी के साथ, दोस्तों के साथ या जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही वो सपने आपको याद रहेंगे। इंटेलिजेंस, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप शायद गणित, विज्ञान या एल्गोरिथम्स और मुश्किल सवालों वाले आईक्यू टेस्ट्स के बारे में सोचते हैं, है ना? यदि आप गणित या अलग भाषा सीखने में अच्छे हैं, तो स्कूल में पढ़ना आपके लिए एक अच्छा अनुभव रहा होगा, क्योंकि शिक्षा प्रणालियों की बात करें तो यही 2 मुख्य इंटेलिजेंस हैं। लेकिन एक अध्ययन के अनुसार ये चीज पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है, क्योंकि उसके अनुसार दरअसल 9 तरह की इंटेलिजेंस है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बनाई है। इसके अनुसार 9 ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग इसमें कुशल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं 9 तरह की इंटेलिजेंस कौन सी हैं। पहले नंबर पर है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, यानी प्रकृतिवादी। जिन लोगों के पास उच्च प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वे प्रकृति में ज्यादा रुचि रखते हैं, पर्यावरण की खोज करते हैं और अन्य जीवित चीजों के बारे में सीखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे से बदलाव को भी समझ लेते हैं। इन्हें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और जूलॉजी जैसे विषयों में रुचि होती है। उन्हें कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग और बाहर घूमने का शौक होता है। दूसरे नंबर पर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीत की समझ या फिर साउंड स्मार्ट। जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं वो पैटर्न, लय और ध्वनियों को अच्छे से समझते हैं
संगीत को लेकर उनका प्रेम असीम होता है और ऐसे लोग अक्सर संगीत रचना यानी कॉम्पोजिशन और परफॉर्मेंस में अच्छे होते हैं। उन्हें गाना गाना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी पसंद होता है। इतना ही नहीं, वो संगीत के पैटर्न और स्वर को आसानी से समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पर है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, या जो गणित में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जिन लोगों की मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो तर्क पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। वो जटिल समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे नंबर पर है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यानी अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता। उच्च अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोग अच्छे दार्शनिक विचारक यानी फिलोसॉफिकल थिंकर्स होते हैं। वो जीवन और मानव अस्तित्व से जुड़े सवालों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों मरते हैं और हम यहाँ कैसे आए। पारस्परिक यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी पीपल स्मार्ट। जिनके पास पारस्परिक बुद्धिमत्ता है वो दूसरों को समझने और बातचीत करने में अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं और इरादों का आकलन करने में माहिर होते हैं। वे बातचीत या बिना बात किए भी लोगों को समझ जाते हैं। छठे नंबर पर है शारीरिक यानी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जिनके पास उच्च शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि है वे शारीरिक समन्वय यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन में काफी अच्छे होते हैं। वो हाथ आंख में अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं और नृत्य और खेल में अच्छे होते हैं। सातवें नंबर पर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धिमत्ता। जो लोग भाषाई मौखिक बुद्धि में अच्छे होते हैं वे लिखते और बोलते समय शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर कहानी लिखने, जानकारी याद रखने और पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ये बहस करने या भाषण देने में निपुण होते हैं और वो चीजों को काफी अच्छी तरह से समझते भी हैं। आठवें नंबर पर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी सेल्फ स्मार्ट। अच्छी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्तियों में बहुत कमाल की आत्म जागरूकता होती है और वो स्वयं की भावनात्मक विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खुद का विश्लेषण करने में मजा आता है और अक्सर दिन में सपने देखना, दूसरों के साथ संबंध तलाशना और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का आकलन करने में व्यस्त रहते हैं। 9वें नंबर पर है दृश्य स्थानिक यानी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग आसानी से चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं, साथ ही उन्हें पैटर्न्स पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोग जल्दी ही किसी पहेली, चित्र, ग्राफ या चार्ट्स को सुलझा लेते हैं या समझ लेते हैं। और तो और ये नक्शे भी बहुत जल्द ही समझ लेते हैं। तो ये थी 9 प्रकार की इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है कि आप सबसे अच्छे किसमें हैं? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घंटों लिफ्ट में फंस जाने के बारे में। सुनकर ही डर गए ना? अगर आपको लिफ्ट, हवाई जहाज, सार्वजनिक बाथरूम या भूमिगत मार्ग से डर लगता है और यहाँ तक कि इनके ख्याल से ही आप कांप जाते हैं, तो आपको संवृत्ति भीति यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो आखिर क्लॉस्ट्रोफोबिया होता क्या है? ये एक तरह का डर है जो आपको बंद और तंग जगहों से लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन ये होता कैसे है? इसका मुख्य कारण है दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के असंतुलन की वजह से आपको घबराहट होना। दिमाग में घबराहट का केंद्र बंद हो जाता है जबकि घबराने की कोई बात भी नहीं होती। इससे इंसान अस्थिर हो सकता है, उसे चक्कर आ सकता है, पागल हो सकता है, नियंत्रण खो सकता है और यहाँ तक कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो मर जाएंगे। एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया की 5 से 10% आबादी गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया से प्रभावित है। लेकिन यह भी जानने में आया है कि इनमें से कुछ ही लोग इसका इलाज करवाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। हम आपको उनमें से कुछ खास कारण बताएंगे। पहला कारण, कंडीशनिंग या बचपन का डर। अगर किसी के साथ अतीत में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें व्यक्ति छोटी सी जगह में फंस गया हो, जैसे कि लिफ्ट या अलमारी में, वो भी लंबे समय के लिए, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने अतीत की घटना याद आ जाती है और आप घबराने लगते हैं। हालांकि ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ होता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी आपका वो डर आपके अंदर से नहीं जाता और अक्सर MRI मशीन के अंदर मरीजों को क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर्स या पैदाइशी कारण। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने
घबराहट की समस्या और क्लॉस्ट्रोफोबिया के बीच एक संबंध भी पाया है। एक अध्ययन से पता चला है कि जिन्हें घबराहट की समस्या है उनमें आम आदमी के मुकाबले छोटे एमिग्डालाए होते हैं, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर को संसाधित करता है। ये छोटा आकार आनुवंशिक होता है और परेशानी तब शुरू होती है जब दिमाग को डर और खतरे दोनों को एक साथ समझने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण नियर स्पेस या करीब आने का डर। एक और अध्ययन से पता चला है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रत्येक व्यक्ति के दूसरों के करीब आने से संबंधित है। ज्यादातर लोगों की पर्सनल स्पेस केवल उनके हाथों जितनी होती है। वहीं जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है वो लोगों से बहुत दूर ही रहना चाहते हैं और जैसे ही कोई उनके करीब आने की कोशिश करता है उनका दम घुटने लग जाता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को क्लॉस्ट्रोफोबिक होने की अधिक संभावना है। चौथा कारण एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का संबंध एक्रोफोबिया से हो सकता है, जो कि ऊंचाई का डर है। इसके पीछे कारण यह है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोग क्षैतिज जगहों को कम आंकते हैं, उसी तरह से एक्रोफोबिया वाले लोग खड़े स्थानों को ज्यादा आंकते हैं। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सभी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है और ये हम सभी के अंदर, लेकिन हमारे आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कोड में कहीं दबा हुआ होता है। यानी कि हम अब भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों होता है, और एंजाइटी यानी कि चिंता की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज आमतौर पर मनोचिकित्सा द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परामर्श आपको अपनी घबराहट और पुराने डर को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन आपके लिए हमारे पास भी कुछ सुझाव हैं जो इससे निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लें और प्रत्येक सांस के साथ 3 तक गिनें। किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाएं जिससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि समय कितनी जल्दी से गुजर रहा है, या ये सोचें कि आप इस दिक्कत से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपका डर और ये चिंता दूर हो जाएगी। खुद के डर को चुनौती दें, जैसे कि ऐसी पुरानी बातें जिनसे आपको डर लगता है, और ये सोचें कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपना ध्यान किसी खुशी देने वाली बात पर लगाएं, जैसे कि हैरी पॉटर की किताबों में कहा गया है, उन्हें पेट्रोनस की तरह इस्तेमाल करें। ऐसा करने से यकीनन आपका डर कहीं गायब हो जाएगा। हमारी उंगलियों पर निशान यानी फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं? शेरलॉक होम्स अक्सर कहता है कि एक अचूक अपराध जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सच है कि अपराधी हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं, और आप सभी जो जासूसी फिल्में देखना पसंद करते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि अपराधियों का पता लगाने के लिए उंगलियों के निशान सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें फिंगरप्रिंट्स होते क्यों हैं और हमारी जिंदगी में वो क्या भूमिका निभाते हैं? आज फिंगरप्रिंट्स को लेकर हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर फिंगरप्रिंट होता क्या है। एक फिंगरप्रिंट एक छाप या मार्क होता है जो इंसान की उंगली के ऊपर बना घर्षण का निशान होता है, और ये उंगलियों की नोक पर छोटे छोटे घुमावदार पैटर्न में होता है। इनमें 3 प्रकार के फ्रिक्शन रिज पैटर्न्स होते हैं: गांठदार, घुमावदार और वृत्तखंड। फिंगरप्रिंट की पहचान करना यानी डैक्टिलोस्कोपी एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें मुजरिम के रिज इंप्रेशन को उंगलियों, हथेलियों और उन पैरों की उंगलियों से मिलाकर देखा जाता है जो डेटाबेस में पहले से मौजूद होते हैं। और अब सवाल ये है कि इन फिंगरप्रिंट्स का मकसद क्या होता है और ये हमें क्यों होते हैं? वैसे वैज्ञानिकों ने इसका एक ये कारण दिया है कि उंगलियों पर बने ये निशान घर्षण द्वारा इंसान की पकड़ बनाने में मदद करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी उंगलियों के निशान से हमारे पूर्वजों को ऊबड़-खाबड़ सतहों पर चलने में मदद मिली होगी। उंगलियों के निशान का एक और उद्देश्य ये भी है कि ये स्पर्श की भावना और चीजों की पहचान करने में भी सहायक होते हैं। इन लकीरों के नीचे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ये एक तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो तब काम करने शुरू हो जाते हैं जब इनसे कोई चीज टकराती है या फिर आप कोई सामान उठाते हैं, और साथ ही ये दिमाग को भी जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं? लोगों के फिंगरप्रिंट्स पैटर्न एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेल नहीं खाते। यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स डीएनए से भी ज्यादा खास होते हैं। उदाहरण के लिए जुड़वा बच्चों का डीएनए एक हो सकता है और कईयों का तो होता भी है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स हमेशा अलग होते हैं। वास्तव में आपकी उंगलियों के निशान तो आपकी अपनी उंगलियों के बीच भी भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी हर उंगली का प्रिंट अलग होता है। क्या आप अपने फिंगरप्रिंट्स को जला सकते हैं? वैसे इसका जवाब है हाँ।
अगर उंगली पर गहरा कट लग जाए या जल जाए और उससे त्वचा की बाहरी चमड़ी को नुकसान पहुंचे तो आपके फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। वैसे सच तो ये है कि उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट्स का वास्तविक उद्देश्य कभी पता ही नहीं चल पाया, लेकिन हम इस बात से जरूर सहमत हैं कि लोगों की पहचान करने के लिए ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है। क्या ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी उबासी आने लगी? जम्हाई या उबासी लेने की प्रक्रिया को ऑसिटेशन कहते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि जम्हाई आपके दिमाग का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो आपके थके दिमाग और ज्यादा काम में व्यस्त ग्रे मैटर को ठंडा करने के लिए ठंडे रक्त को आपके दिमाग तक पहुंचाती है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। यहाँ तक कि उबासी के बारे में सोचने से भी आपको उबासी आ सकती है। सभी उबासी लेते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जब नींद आती है तभी उबासी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबासी लेने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। हमें उबासी तब आती है जब हम थके होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, या जब हम दूसरों को उबासी लेते हुए देखते हैं। आपको सबसे ज्यादा उबासी कब आती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ मजेदार फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि बच्चे भी गर्भ में उबासी लेते हैं? उबासी लेने की प्रक्रिया क्या है? दिन भर काम करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से थक जाता है, जिसके बाद उबासी आती है, जिसके दौरान हम अपने जबड़ों को फैलाते हैं और ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के जरिए हृदय से दिमाग तक खून पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम अपने नाक और मुंह से हवा को अंदर लेते हैं। हवा दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करती है, जिससे हमारा दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगता है। क्या उबासी संक्रामक है? उबासी सभी वर्टेब्रेट्स के लिए संक्रामक होती है, जैसे कि इंसान, मछलियां, पक्षी और सांप। एक अध्ययन से पता चला है कि संक्रामक उबासी सोशल मिररिंग से जुड़ी हुई है, जहां जीव एक दूसरे के कामों की नकल करते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अन्य जीव खुजली करते हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं और हंसते हैं। उबासी को कैसे रोक सकते हैं? पहला, गहरी सांसें लें। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और इसलिए गहरी सांस लेने से उबासी को आने से रोका जा सकता है। दूसरा, चलते रहिए। अपनी दिनचर्या को तोड़ने से आपके दिमाग में ऊब बढ़ जाती है। थकावट, ऊब आना और तनाव की भावनाओं से लोगों को अधिक उबासी आती है। ज्यादा उबासी आने से आप ज्यादा कैफीन लेना भी शुरू कर देते हैं। तीसरा, खुद को तरोताजा रखिए। आप बाहर भी घूम सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो ठंडा पानी पीजिए या फिर ठंडे स्नैक्स खाइए।